नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। इस बुलेटिन को हम आपके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के पास से लेकर आ रहे हैं, जहां पर टूल किट मामले में आज सुनवाई हुई है। हालांकि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब बात करें इस मामले की, आज जब सुनवाई हुई तो आपको बता दूं कि निकिता जेकब के जो अग्रिम जमानत की सुनवाई थी उस पर जो अपना फैसला है उसे कल तक यानी बुधवार तक सुरक्षित रख दिया गया है। दिल्ली पुलिस जहां पर निकिता जेकब की तलाश कर रही है, तो वहीं उन्होंने अदालत में बताया कि जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता वो उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। वहीं इस मामले के एक अन्य आरोपी शांतनु मुलुक को बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच से जमानत मिल गई है। निकिता जेकब और शांतनु दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मैं बार बार वही कह रही हूँ, एब्सकॉन्डिंग इज अ वेरी रॉन्ग टर्म टू यूज अगेंस्ट निकिता। निकिता एकदम भी एब्सकॉन्डिंग नहीं है। शी हैज नॉट बीन एब्सकॉन्डिंग सिंस डे वन। शी हैज बीन कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। निकिता ने अपना स्टेटमेंट दिया है, बाकायदा अपना पूरा स्टेटमेंट दिया है। उसके गैजेट्स वगैरह सब जब्त कर लिए गए हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके जो फैमिली के गैजेट्स है वो भी जब्त कर लिए गए हैं, विच इज एब्सोल्युटली इलीगल, सिर्फ उसको ट्रैक करने के लिए। ये जो एब्सकॉन्डिंग है, आई एम कॉन्स्टेंटली रेप्रिमांडिंग दैट एब्सकॉन्डिंग इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड टू यूज अगेंस्ट निकिता। तो वहीं इस पूरे मामले में बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सुनील सिंह। सर, आज दिन भर आप अदालत में भी थे, किस तरह से सुनवाई हुई, क्या कुछ कहा गया, अगर इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। देखो, एक तो बॉम्बे हाईकोर्ट में यानी कि यहाँ पर सुनवाई हुई जो निकिता जेकब के लिए हुई। दूसरी सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट की ही औरंगाबाद बेंच है, वहाँ पर शांतनु के लिए हुई। तो शांतनु को तो जो अंतरिम राहत चाहिए थी 10 दिन की, वो मिल गई, ताकि वो वहाँ भीड़ से दिल्ली जाकर अपना पक्ष रख सके और अपना कानूनी जो है वो आधार वहाँ पर ले सके। लेकिन निकिता जेकब के मामले में अभी भी जो फैसला है वो सुरक्षित है, यानी कल सुनाया जाएगा। आज जब दलीलें शुरू हुई सुनवाई की, तब सबसे पहले जो हितेन वेनेगावकर हैं, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से जो दलीलें दे रहे थे, उन्होंने विरोध किया इस ट्रांजिट बिल का और ये कहा कि सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए उन्होंने वासी के एक हत्याकांड हुआ था, संदीप उन्होंने दलील भी देखी। मध्य प्रदेश की एक अदालत ने किस तरह से उसको एबीए दे दिया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई थी। लेकिन बचाव पक्ष से ये कहा गया कि ये जो मामला है, हम जो यहाँ पे प्रेयर लेकर आए हैं, वो सिर्फ अंतरिम राहत की है और अंतरिम राहत देने का अधिकार अदालत का है और इससे केस पर कोई असर नहीं होता। तो जहाँ तक मेरिट की बात है, केस पे मेरिट पे बात करनी है, तो वो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में बनता है, यहाँ नहीं बनता है। दिल्ली में बनता है, यहाँ पर नहीं बनता। तो हम सिर्फ वहाँ जाने के लिए सुविधा मांग रहे हैं, क्योंकि जो निकिता है वो मुंबई में रहती है और उसका जो मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर, वो जो दर्ज हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। तो आने जाने में गिरफ्तारी की संभावना बनी रहती है, तो पक्ष नहीं रख सकते। तो एक राहत दी जाए, तो उसी पे बहस हुई है। और खास करके टूल किट पर भी ये हुआ कि टूल किट पर जहाँ तक सरकार का आरोप है कि उसमें हिंसा की बात की गई थी, एक साजिश रची गई थी और लाल किले पे कब्जे की बात थी, उससे भी इनकार किया यहाँ पे बचाव पक्ष ने। कहा कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं। कुछ युवकों का एक संगठन था जिन्होंने मिलकर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए टूल किट बनाया था और ऐसा अक्सर बनाया करते हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि जब तक अदालत फैसला नहीं दे देता तब तक वो गिरफ्तारी नहीं करेंगे। वो कर सकते हैं या अभी क्योंकि फैसला उन्होंने यहाँ पर बयान दिया है तो वो नहीं करेंगे अगर वो उन्हें पकड़ पाते हैं तो? अमूमन इस तरह की प्रक्रिया होती है, प्रैक्टिस होती है कि मामला चूंकि लंबित है और कहीं से अदालत ने बहुत कोर्सिव एक्शन लेने की बात नहीं कही है, तो गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक रुके होते हैं। अदालत में भी ये मुद्दा उठा, तब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की तरफ से जो पेश हुए थे हितेन वेनेगावकर, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अमूमन कोई नहीं उठाता है, क्योंकि जब मामला पेंडिंग है तो लोग समझते हैं। तो एक इशारा था कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, एक भरोसा दिलाया उन्होंने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कल भी हमारी नज़र रहेगी कि अदालत इस पर क्या फैसला देती है। बहरहाल, अगर टूल किट मामले की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इसमें अपनी जो जांच है उसमें तेज़ी लाई है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद शांतनु की बात करें या फिर निकिता जेकब की बात करें, इन दोनों की तलाश दिल्ली पुलिस की ओर से की जा रही है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उससे हम आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस से पहले आरोपियों की एक जूम मीटिंग हुई थी और दिल्ली पुलिस ने जूम मीटिंग को लेटर लिखा है, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस ने जूम को लेटर लिखा है, जिसमें पूछा है कि इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल थे। जूम मीटिंग में कई लोगों ने अपनी पहचान छुपा रखी थी। पहचान छुपाने के लिए दूसरी आईडी बना रखी थी। टूल किट मामले में कनाडा की अनीता लाल भी अहम किरदार हैं। टूल किट तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल थी। अनीता लाल के बारे में अगर आपको बताएं तो अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक हैं, पीजेएफ की सह संस्थापक हैं। कनाडा की पुनीत और निकिता दोनों के बीच में इंस्टाग्राम और प्रोटॉन मेल के जरिए बातचीत हुई थी, वो वहाँ पर मिले थे। 20 से 27 जनवरी तक शांतनु टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था। दिशा रवि ने स्पेशल सेल की पूछताछ में कई नाम बताए हैं।
इन नामों में कुछ लोग देश के बाहर के हैं जबकि कुछ यहाँ के। 6 दिसंबर को बने ग्रुप का नाम इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक था। दिल्ली पुलिस टूल किट मामले में किसान नेताओं की भूमिका की जांच करेगी और दिल्ली पुलिस साथ ही साथ फंडिंग की भी जांच करेगी। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी। कानून 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है वो बिल्कुल मिथ्या है। जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीज़ें बात और क्लियर होगी। तो वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। हर रोज़ 3 से 4 हज़ार नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब मुंबई की जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने कहा कि अगर लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं तो राज्य सरकार एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने कहा क्या। मुंबई की मेयर ने कहा कि राज्य और मुंबई में बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता का विषय हैं। लोकल में बहुत भीड़ होती है लेकिन लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये लोगों के हाथ में है कि वो नियम का पालन करते हैं या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो और इसी तरह से मामले बढ़ते रहेंगे तो दूसरा लॉकडाउन लगाने पर राज्य सरकार विचार करेगी। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज ही नहीं करते। तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं हम लोग। तो वहीं पेट्रोल और डीजल के बढ़ते कीमतों का असर जो है आम आदमी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी कहा कि अगर दाम कम होंगे तो उससे लोगों को राहत मिलेगी। क्या मैनेज करें, कुछ पता नहीं चल रहा है। इतना महंगा हो गया है कि अब गाड़ी से जो हम करते थे अब साइकिल से कर रहे हैं। जितेंद्र मालाकार ने 10 दिन से बाइक छोड़ दी, अब साइकिल से खाने का सामान पहुंचा रहे हैं। लेकिन पहले 20 घरों तक पहुंच जाते थे, अब मुश्किल से 12 जगह डिलीवरी कर पा रहे हैं। दिक्कत यह है कि कमाई कम हो गई। डिलीवरी का काम करने वाले कहते हैं आमदनी बढ़ी नहीं, खर्चा बढ़ गया। पॉकेट से ज़्यादा खर्च हो रहा है, हद से ज़्यादा हो रहा है। हम जो 130-140 रुपये के पेट्रोल भरा के हम सुबह से शाम तक अपना काम किया करते थे, अब वही जो है हम 180-170 रुपये का तेल भराना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल पंप पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। जो एक्सपेंडिचर महीने का 5,000 एक्सपेंडिचर अगर पहले किसी का होता था वो भर के 7,000 हो जाएगा, तो फर्क तो पड़ रहा ही है। ऐसा तो रही है, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो बहुत पड़ रहा है। जितना दाम बढ़ा है मध्यम वर्गीय तो मरा जा रहा है, बड़े लोगों को तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कम से कम अपना टैक्स तो घटा है कि आम आदमी को कुछ राहत मिले, लेकिन ये तो सरासर एकदम लोगों की जेब कैसे खाली हो पूरा नीति अपना लिए हैं। इससे हमारा पूरा बजट बिगड़ गया है हमारा। आम जनता इतनी परेशान है और उस स्थिति में ये पेट्रोल का दाम 100 के करीब पहुंचने वाला है, तो असर तो पड़ेगा ही सब पे। सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाषा नरम है। कहते हैं दाम कम रहे तो अच्छा। दाम बढ़ा हुआ है, दाम तो न बढ़े कम हो ये सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी तो बढ़ा हुआ है, सबको दिख रहा है। तो सबको इंतजार है पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का दौर कब थमेगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कृषि कानून के खिलाफ देश भर के किसान 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पटरियों पर बैठकर वो ट्रेनों को रोकेंगे। तो वहीं रेलवे की ओर से भी तैयारियां की जा रही है कि उनकी परिचालन में कोई खलल ना पड़े। सड़क पर चक्का जाम के बाद ट्रैक पर रेल रोको आंदोलन।
ट्रेनों की आवाजाही 4 घंटे के लिए रोकी जाएगी। कोशिश सरकार तक आवाज पहुंचाने की है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि लोगों को परेशानी न हो, इसलिए ट्रेनें बीच रास्ते में नहीं बल्कि स्टेशनों पर ही रोकी जाएंगी। कुछ तो चली नहीं रही, एक आधी कोई चल रही, उसको रोक लेंगे, वो आने की नहीं, वो आती नहीं। आप कह रहे थे कि कुछ फूल चढ़ाएंगे, क्या? आप फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे रेल के आगे। रेल के आगे किसान माला चढ़ाओगा, माला चढ़ा कर रोको। अच्छा, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब है कि शांति, अगर कोई दिक्कत करेगा तो उसका इलाज करेंगे। तो कुछ यात्री फंसे रहेंगे 4 घंटे, यात्री को उनको पानी पिलाएंगे, केले देंगे, लस्सी पिलाएंगे, रोटी खिलवाएंगे। 15 दिन पहले हम घोषणा किया है, कोई अचानक नहीं है। कुछ लोग को तकलीफ होता है, मगर जो लोग को तकलीफ होगा उससे ज्यादा तकलीफ हमारा है। आंदोलन बढ़ा तभी जब ज्यादा लोग जुड़े। महज दिल्ली के बॉर्डर पर आवाज बुलंद करने से वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो देश की हर जुबां, हर कस्बे तक पहुंचने पर मुमकिन है। किसानों की कोशिश और कामयाबी के बीच रेलवे के सामने परिचालन व्यवस्था बरकरार रखने की चुनौती भी है। रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे भी संवेदनशील जगहों पर नजर रखे हुए है। जीआरपी को लेकर राज्य सरकारों से बातचीत के अलावा अतिरिक्त रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की तैनाती की जा रही है। इस संबंध में हम लोगों ने सूचनाएं एकत्रित की हैं और जिन जिन जगहों पे हमें ज़्यादा संवेदनशीलता लग रही है कि वहाँ पे जो है वो गाड़ियों को रोका जाएगा, उन जगहों पे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग लगातार संपर्क में है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और जो एडिशनल हमारी आरपीएसएफ है उसको हम करीब 20 कंपनियां जो है अभी तक एडिशनल हमने दिया है, डिप्लॉय किया है। आवाम से लेकर सरकार तक आवाज पहुंचाने की इस कोशिश में कामयाबी का लेखा जोखा आंदोलन के बाद ही मुमकिन है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दुनिया भर में हिंदू समाज के लोग आज बसंत पंचमी का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन ब्रिज भूमि की अगर बात करें वहाँ पर इसका अलग उत्साह और महत्व है। यहाँ आज से ही 40 से 45 दिन के होली पर्व की शुरुआत हुई। खास मौके पर हर साल यहाँ के प्रमुख मंदिरों में गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी की होली मनभावन होती है और काफ़ी लोग इसमें शामिल होते हैं। वो गुलाल उड़ा रहे हैं भक्तों पर और भक्त पूरे आनंदित होकर के इस रंग को अपने ऊपर डालना चाहते हैं। तो वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है, इसलिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।